हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे जानेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अति लघुत्तरीय प्रश्न। यदि आप बोर्ड की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल यस के एम स्टडी को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रहे मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ठीक है ना। यहाँ पहला सवाल है, नीचे मानव जनन के प्रक्रम दिए गए हैं, इन्हें सही क्रम में लिखिए। तो वीर्य सेचन है, युग्मक जनन है, निषेचन है, प्रसव है, भ्रूणोद्भव और रोपण है। अब इनको सभी को सही क्रम में लगाना है। तो पहले आता है युग्मक जनन। पहले क्या आता है? युग्मक जनन। फिर इसके बाद आता है वीर्य सेचन। फिर क्या आता है? वीर्य सेचन आता है। इसके बाद निषेचन आता है। इसके बाद रोपण आता है। इसके बाद क्या आता है? भ्रूणोद्भव आता है। तो ये हमारा क्या है? एक सही क्रम है। ओके। दूसरा है युग्मनज क्या है? युग्मनज क्या है? इनमें गुणसूत्री की संख्या कितनी होती है? तो युग्मनज क्या है और इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देख लेते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। याद रखिएगा, जब शुक्राणुयन एवं अंडाणुयन के संयोजन से ही युग्मनज का निर्माण होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित अवस्था में होती है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में संयोजन होते हैं तो किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? द्विगुणित 2n के रूप में होती है, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2014 में हमारा प्रश्न बना है। अगला है यहाँ पे, नर एवं मादा में उपस्थित कौन से हार्मोन गर्भाशय में संकुचन में सहायक होते हैं? नर एवं मादा में उपस्थित कौन से हार्मोन होते हैं जो गर्भाशय में संकुचन में सहायक होते हैं? तो नर के वीर्य में उपस्थित प्रोस्टालैंडिन्स तथा मादा में पीयूष ग्रंथि में स्रावित ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स गर्भाशय में संकुचन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। याद रखना, नर के वीर्य में उपस्थित प्रोस्टालैंडिन्स तथा मादा में पीयूष ग्रंथि से स्रावित ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स गर्भाशय में संकुचन में सहायक होते हैं। और हमारा फर्टिलाइजिन एवं एंटी फर्टिलाइजिन प्रक्रिया पर टिप्पणी दीजिए, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2011 और 3 में हमारा पूछा गया है। तो अंडाणु में फर्टिलाइजिन एवं शुक्राणु में असंख्य एंटी फर्टिलाइजिन के ग्राही स्थल होते हैं। इनकी क्रियाविधि से ही शुक्राणु व अंडाणु का आसंजन होता है और यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है? एंटीजन एंटीबॉडी के समान कहलाती है। ओके, चलिए अगला है, शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है? जो शुक्राणु होता है उसमें अगर एक्रोसोम की बात करें तो उसका क्या महत्व है, क्या योगदान है? तो शुक्राणु में एक्रोसोम से हाइलुरोनिडेज एवं न्यूरीमिनिडेज नामक एंजाइम का स्रावण होता है, जो अंडाणु की बाह्य भित्ति में उपस्थित कोरोना रेडिएटा तथा जोना पेल्यूसिडा को अभिघटित करके शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश कराता है। इसे ही शुक्राणु का एक्रोसोम का महत्व होता है, क्योंकि एक्रोसोम ही अंडाणु को भेद कर शुक्राणु के उसके अंदर हमारा प्रवेश कराता है। अगला है हमारा, असमान पूर्णभंजी विदलन क्या है? तो यह एक पूर्णभंजी विदलन इस विदलन प्रकार का है जिसमें युग्मनज के दोनों कोकर खंड समान आकृति में नहीं होते। इसके समान विदलन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? असमान पूर्णभंजी विदलन कहते हैं। अगला है, कोरक खंडों में विभाजन से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो कोरक खंडों से लगातार विभाजन अगर होगा तो 2, 4, 8, 16 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो कोरक खंडों में विभाजन से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? लगातार विभाजन होता है तो 2, 4, 8 और 16 कोशिकाओं का निर्माण होता है। याद रखिएगा।
तूतक अवस्था में कितने स्तर होते हैं और इनके नाम बताइए। जो तूतक अवस्था होता है इसमें निम्नलिखित प्रकार के कितने स्तर होते हैं। तो तूतक अवस्था में 2 प्रकार कोशिकाएं के, एक बाह्य कोशिकीय स्तर और एक भीतरी कोशिकीय पिंड होते हैं। तो तूतक अवस्था में 2 प्रकार के कोशिकीय स्तर, बाह्य कोशिकीय स्तर एवं भीतरी कोशिकीय स्तर पिंड पाए जाते हैं। अगला है हमारा 9वां, कोरक पुटी निर्माण के समय भ्रूण पोषण किस प्रकार का लेता है। तो भ्रूण गर्भाशय की गुहा से स्रावित ग्लाइकोजन युक्त तरल पदार्थों का अवशोषण करके पोषण प्राप्त करता है, जिसे गर्भाशय दुग्ध भी कहा जाता है। तो जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय की गुहा से स्रावित ग्लाइकोजन युक्त तरल पदार्थों का क्या करता है, पहले अवशोषण करेगा फिर पोषण प्राप्त करता है, जिसे गर्भाशय दुग्ध कहते हैं। अगला है यहाँ पे हमारा रॉबर की कोशिकाएं किसे कहते हैं। तो रॉबर की कोशिकाएं किसे कहा जाता है। तो भ्रूण बीज के ऊपर पाए जाने वाले पोषकोरक कोशिकाएं रॉबर की कोशिकाएं कहलाती हैं। किसकी कहलाती हैं, रॉबर की कोशिकाएं कहलाती है। अगला है हमारा यहाँ पे तूतक और कोरक में अंतर लिखिए। तो तूतक और कोरक में हमारा मुख्यतः क्या अंतर होता है। तो तूतक और कोरक में अगर अंतर लिखने के लिए आ जाए तो तूतक 16 कोरक खंडों की संरचना होती है। जो हमारे तूतक होते हैं यह 16 कोरक खंडों की संरचना होती है, जबकि कोरक 16 कोरक खंडों से ज़्यादा लगभग 32 या 64 की संरचना होती है। तो तूतक 16 ही खंडों की संरचना होती है, लेकिन जो कोरक होते हैं यह 32 या फिर 64 संरचनाएं होती हैं। वहीं पे अगर भ्रूण का रोपण देखें तो किस प्रकार होता है। तो पोषकोरक स्तर की कोशिकाएं गर्भाशय की भित्ति के संपर्क में आकर लाइटिक एंजाइम स्रावित करती हैं तथा उन्हें नष्ट कर उनका भक्षण करने लगती हैं, जिससे भ्रूण पूर्ण रूप से गर्भाशय के आंतरिक स्तर से क्या होता है, हमारा जुड़ जाता है। ठीक है ना। तो पोषकोरक स्तर की कोशिकाएं गर्भाशय की भित्ति के संपर्क में आकर किसका करती हैं, हमारी लाइटिंग एंजाइम का श्रावण करती हैं तथा उन्हें नष्ट कर उनका भक्षण करने लगती है, जिससे भ्रूण पूर्ण रूप से गर्भाशय के अंतरिम स्तर में जुड़ जाता है। अधिकोरक कब बनता है। तो द्वितीय सप्ताह में भीतरी कोशिकाएं पिंड 2 स्तर में विभाजित हो जाते हैं, जिसे अधिकोरक का निर्माण होता है। वहीं पे भ्रूण के मध्य चर्म स्तर द्वारा बनने वाले किन्हीं 4 अंगों के अगर नाम लिखने के लिए आ जाए तो मध्य स्तर द्वारा त्वचा की डर्मिस, वृक्क, जनन, हृदय आदि का निर्माण होता है। अगला है जरायुज जंतुओं में भ्रूण का पूर्ण पोषक व विकास कहाँ और कैसे होता है। तो जरायुज जीवों में भ्रूण गर्भाशय से अपरा हृदय द्वारा जुड़ा होता है, जहाँ इसका विकास होता है और अपरा भ्रूण को पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन O2 प्रदान करता है। अपरा द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन भी किया जाता है। ठीक है ना। फिर है ऐसे 2 जंतु के नाम लिखिए जिनमें रुधिर जरायु अपरा पाया जाता है। तो ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें रुधिर जरायु अपरा पाया जाता है। तो सभी यूथिरीन स्तनियों में रुधिर जरायु अपरा पाया जाता है, जैसे मनुष्य और कपी में यूथिरियन स्तनियों में रुधिर जरायुज अपरा पाया जाता है। अगला है हमारा मानव माता के दुग्ध में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो मानव माता के दुग्ध में प्रोटीन में केसिन और लेक्टल ब्यूटेन होते हैं। वसा, शर्करा, विटामिन, खनिज, लवण, जल होता है। इनमें विटामिन सी और लौह की बहुत ही कम मात्रा भी होती है। आप क्या सोचते हैं कि कुतिया जिनसे 8 बच्चे जन्म दिया जाता है उनके अंडाशय में कितने अंडे मोचित होते होंगे। तो कुतिया के अंडाशय में 8 अंडे मोचित हुए थे, जिनसे निषेचन पश्चात 8 बच्चों का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो ये क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको जरूर याद करिए। टॉप 180 प्रश्न हैं, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।